Hello students, hope you are all good and in best of spirits. Have you ever considered why maths is considered as a difficult subject? In my opinion, it is because the students learn the formulas, because only such type of problems are asked in board exams. But when it comes to IIT, JEE or other entrance exams, they fail because they lack the concept. I am Mayank Jain and I have nearly 20 years of experience of teaching mathematics to IIT, JEE aspirants. I have worked with many pioneer institutes in Delhi and Kota. Recently, I have joined ATP Star. So, if you wish to learn the concepts and wish to crack the exam of IIT, JEE and other engineering entrance, you can join me on ATP Star. Today, I am going to teach you a very interesting topic of permutation and combination, that is circular permutation. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम राउंड अ सर्कुलर अगर हम ऑब्जेक्ट्स को बिठाएं या पर्सन्स को बिठाएं तो उसके अरेंजमेंट के तरीके क्या होते हैं, ये आपने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा. आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ. तो आइए थोड़ा सा देखते हैं. सो इट इज सर्कुलर परम्यूटेशन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको. तो पहले फॉर्मूला क्या होता है मैं वो बता देता हूं. लेट देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड अराउंड अ राउंड सर्कल. अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स placed around a round table या अराउंड अ सर्कल भी लिख सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देन वेज ऑफ अरेंजमेंट इज आपने पढ़ा होगा n-1 फैक्टोरियल. जबकि अगर लीनियर अरेंजमेंट होता तो क्या फॉर्मूला होता था? हमारे पास फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल. अब ये फॉर्मूला कैसे आया मैं वो डिराइव करने जा रहा हूं आपके लिए. आइए देखते हैं. अगर मेरे पास वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस, क्या होता है फॉर्मूला? इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. पहले ऑब्जेक्ट के रखने के n तरीके, दूसरे के n-1, थर्ड के n-2 एंड सो ऑन. लेकिन अब मेरे को रखना है, ये क्या है? वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस. लेकिन अब अगर मैं सर्कल में रख दूं तो होगा क्या? मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. सपोज मेरे पास 4 लोग हैं, A B C D. ये 4 सर्कल में बैठे हैं. इनको अगर मैं ऐसे बिठा दूं, DABC, उसके बाद अगर मैं यहां पर ये अरेंजमेंट ऐसे लिख दूं एंड एक अरेंजमेंट में ये लिख दूं, और आपसे पूछा जाए ये जो 4 मैंने अरेंजमेंट लिखे हैं क्या ये सेम है या डिफरेंट है? तो यू कैन क्लियरली से दैट दे आर सेम, क्योंकि क्लॉकवाइज अगर हम देखें A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, इसी तरीके से A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, एक ही ऑर्डर है. तो इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में ये चारों कैसे काउंट होंगे? एक काउंट होंगे. अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो ये डिफरेंट हम काउंट करते, क्योंकि जब ये होता क्या ABCD, एक होता DABC, एक होता CDAB एंड एक्सेट्रा. क्योंकि ये 4 है तो 4 का अरेंजमेंट होता है 4 फैक्टोरियल 24. तो यहाँ पे ये सारे अरेंजमेंट डिफरेंट है. लेकिन जब सर्कुलर की बात हो रही है तो क्या हो रहा है? ये सारे के सारे सेम है. यानी कि जब मेरे पास आइडेंटिकल है तो मैं क्या करूंगा? इस केस में ये चारों आइडेंटिकल है तो ये जब चारों एक ही काउंट होंगे तो अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? अराउंड अ राउंड टेबल. 4 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ राउंड टेबल, क्या लिख दूं मैं? विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाय 4, यानी कि आंसर आ जाता 3 फैक्टोरियल.
या जिसे हम n-1 फैक्टोरियल भी कहते हैं, लेकिन आया कैसे 4 फैक्टोरियल बाय 4। सिमिलरली मेरे पास शुरुआत में थे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो अगर मैं इनकी बात करूं, देयरफॉर अरेंजमेंट ऑफ n distinct objects around a round circle या round table is equal to n factorial by n। क्योंकि तुमने देखा जब ये चार थे मेरे पास, तो मैंने इन चारों को, ये चारों मेरे लिए आइडेंटिकल अरेंजमेंट है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया था। बट यहां पर मैंने स्टार्टिंग में लिया n ऑब्जेक्ट्स, तो ये n ऑब्जेक्ट्स का जो अरेंजमेंट है मेरे लिए आइडेंटिकल होगा, तो इसीलिए मैंने n से डिवाइड करा, और इसी को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल, जो कि ये फॉर्मूला आया था। बेसिकली क्या है यहाँ पर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर कंसीडर टू बी डिफरेंट। यहाँ पर ये बात नोट करके और मैं लिख देता हूं, हियर क्लॉकवाइज and anti-clockwise arrangement are different। यहां पर एक खास बात ये भी होती है सर्कुलर में, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हो तो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। तो समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे आया। अब अगर मैं यहां पर कह दूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं है, तो इस फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ जाएगा वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं वो तरीका भी। When clockwise and anti-clockwise arrangement are considered to be same, तब अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या हो रहा है, देन arrangement of n distinct objects will be equal to n-1 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों किया वो भी बताता हूं। ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो हम बुक्स में अगर आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा मिलता है। ऐसा क्यों होता है इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर परम्यूटेशन है तो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ पे आधा क्यों हो गया। देखिए जब मेरे लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट था, तो वहां पे जैसे मैंने ABCD लिया था, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। अब अगर मैं B और D को इंटरचेंज कर दूं तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट थे, क्योंकि तुम देख सकते हो क्लॉकवाइज ABCD था, अब एंटी क्लॉकवाइज ABCD है। ये अरेंजमेंट डिफरेंट था, B और D ने पोजीशन इंटरचेंज कर ली थी। लेकिन अब अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कह रहा हूं कि दे आर कंसीडर टू बी सेम, इसमें क्या हुआ, मान लो हमारे पास एक नेकलेस है जिसमें हमारे पास 4 अलग अलग कलर के पर्ल्स हैं या मोती हैं, एक ग्रीन कलर का, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए, आप शॉप पे गए किसी के और आपने कहा भैया नेकलेस दिखाओ, ये आपने नेकलेस दिखाया उसने, फिर आपने थोड़ा दाया बाया देखा, इतने में आपने कहा पसंद नहीं आया, दूसरा दिखाओ, आपका ध्यान कहीं भटक गया किसी और चीज में और उसने ये आपको नेकलेस दिखा दिया, तो आप क्या बोलोगे, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। सेम है ना, ये दोनों जो नेकलेस है सेम ही थे। उसने क्या करा, पहले आपको ऐसे दिखाया, इधर ग्रीन था, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लू। अब अगर उसने पलट के दिखा देगा तो क्या होगा, येलो और ब्लू आपस में ऐसे नजर आ जाएंगे, लेकिन उसने नया नेकलेस तो नहीं बनाया ना। मेरी बात समझ में आ रही है। उसने पहले आपको ऐसे दिखाया, जैसे आपने गर्दन दाएं बाएं कहीं घुमाई, किसी को देखा,
उसने आपको ऐसे करके दिखा दिया ये नेकलेस, तो आप क्या कहोगे, ये तो अरेंजमेंट ही सेम है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फर्क पड़ता है, क्योंकि ए के अगर मैं राइट में देखूँ पहले डी बैठा है और ए के लेफ्ट में बी बैठा है, लेकिन अब यहाँ पर ए के राइट में बी बैठा है, तो यानी कि इन दोनों को उठ के आना पड़ेगा, इनका अरेंजमेंट होना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ग्रीन के राइट और लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने इसको अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मार्क करें, ये हमेशा एक ही जैसा नेकलेस नजर आएगा। दैट इज वाई जो अरेंजमेंट हो जाता है, देयरफॉर अरेंजमेंट of n distinct objects around a circle या around a round table when clockwise and anti-clockwise are same is equal to, आपने देखा था जब हमारे पास डिफरेंट थे तब फॉर्मूला था n माइनस वन फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं क्या करूंगा, 2 से और डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द थिंग्स। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, इस पे एप्लीकेशन करते हैं एक दो। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं वो ले रहा हूं। इन हाउ मेनी वेज फाइव बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन सिट around a round table when, पहला पार्ट, all girls sit together, दूसरा boys and girls sit alternately। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कैसे किए जाते हैं। हमारे पास कह रहा है कि 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, हमें इन्हें राउंड टेबल में बिठाना है, अराउंड अ राउंड टेबल, मतलब मेज के चारों तरफ गोलाई में बिठाना है, ताकि सभी गर्ल्स एक साथ बैठे। तो क्या करें, जब सभी लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो उनको अगर एक यूनिट मान लें, उनको हम मान लेते हैं एक रस्सी में बांध दिया तो वो पूरी एक यूनिट हो जाएगी। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, फर्स्ट पार्ट में लेट ऑल द गर्ल्स टुगेदर, उसको हम एक नाम दे देते हैं इज इक्वल टू से एक्स। ये पांचों लड़कियां एक ग्रुप बना दिया हमने एक्स। हमारे पास 5 लड़के और हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए हमारे पास? अब टोटल पर्सन्स 5 + 1 6 लिख दूं, क्योंकि 5 लड़कियां वाली एक लड़की है। अरेंजमेंट ऑफ 6 गर्ल्स या 6 पर्सन्स कितना लिख दूं? अराउंड अ राउंड टेबल, अराउंड अ राउंड टेबल क्या होगा बच्चों? 6 लोगों की अरेंजमेंट क्या होगी? 6 - 1 फैक्टोरियल। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n - 1 फैक्टोरियल। ये तो हो गई इन 6 लोगों की अरेंजमेंट, लेकिन जो 5 लड़कियां वो भी तो आपस में अरेंज करेंगी। ये जो हमने x माना था, इनका भी तो आपस में परम्यूटेशन होगा। 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड कितने तरीके से? 5 फैक्टोरियल बेस।
तो टोटल अरेंजमेंट क्या लिख दूं? टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हमने एक बार फिक्स कर दिया राउंड टेबल में, बार बार फिक्स नहीं करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जब हमने 6 - 1 फैक्टोरियल करा तो उसमें ऑलरेडी हमने n - 1 फैक्टोरियल किया, तो एक ऐसे भी बोलते हैं एक जना फिक्स हो गया। तो फिर अब हम यहाँ पर 5 लोगों को या 5 गर्ल्स को बिठाना है, तो इसमें n - 1 फैक्टोरियल नहीं करेंगे, क्योंकि ये 5 लड़के हैं तो बैठिए आपस में अरेंज करना है। सो इनका अरेंजमेंट 5 लोगों का 5 सीटों पर कैसे होगा? 5 फैक्टोरियल तरीके से। सो टोटल अरेंजमेंट इज दिस। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली, और तीसरा पार्ट है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। थर्ड वाला पार्ट हमारे लिए ज़्यादा आसान है, इसी से हमारा ये आंसर भी आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकंड पार्ट ही बता रहा हूँ। पहले कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। जब लीनियर अरेंजमेंट होता है तब हमें वहाँ पे 2 केस बनाने होते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग चेयर पे या कॉर्नर वाली चेयर पे बॉय बैठे या गर्ल बैठे। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एंड ही नहीं होता, कोना नहीं होता, कहीं पे हमें पता नहीं कहाँ खत्म हो रहा है सर्कल, क्योंकि गोलाई में तो एंड नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले बॉयज को बिठा दें या गर्ल्स को बिठा दें, दैट इज योर चॉइस। तो हमारे पास है बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटली। तो 5 बॉयज कैन सिट इन कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि हमें राउंड टेबल पे बिठाना है। अब मान लीजिए ये लड़के हैं 5, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास कितने गैप हो गए? 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें इनको ऑल्टरनेटली बिठाना है। एक बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल, फिर बॉय फिर गर्ल। तो 5 लड़कियों के लिए हमारे पास कितनी चेयर्स बची? 5 ही बची है ना। अब यहाँ पे हम, क्योंकि 5 बॉयज को हम 4 फैक्टोरियल वे से बिठा चुके हैं, तो अब हमारे पास गैप्स बचे हैं। इन गैप्स में गर्ल्स को बिठाना है। नाउ 5 गर्ल्स कैन सिट इन हाउ मेनी वेज? कैन सिट इन 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटली बिठाना है। सो व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट? Therefore required arrangement is, क्या लिख दूं? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यहां पे आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आप बॉयज जी ना पहले गर्ल्स को भी बिठा सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तीसरा पार्ट कह रहा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, कि कोई भी 2 लड़कियां साथ साथ ना बैठे, मतलब 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का जरूर आए। तो अगर आप ध्यान से देखें यही केस हो गया। देख सकते हो 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का आ रहा है ना। अगर आपके मन में आ रहा है कि 2 लड़के बैठ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हमारे पास बॉयज अगर पास पास आ गए तो 2 लड़कियां पास पास आ जाएंगी। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका होता है गैप मेथड। नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इसको बोलते हैं गैप मेथड। अगर आप लीनियर अरेंजमेंट करेंगे या कर चुके हैं तो वहां पे आपने गैप मेथड पढ़ा होगा। तो सबसे पहले कह रहा है नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में? बॉयज को पहले बिठाओ। Therefore 5 boys can sit in a circle equal to कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल वेज। तो हमने 5 बॉयज को बिठा दिया। वही केस हो गया जो पिछला बी पार्ट था। अब कह रहा कोई भी गर्ल साथ साथ ना बैठे, तो कितने गैप्स हो गए हमारे पास यहाँ पर? फॉर्चुनेटली 5 गैप्स हैं। तो पहली लड़की को बिठाने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 5। कहीं भी बिठा सकता हूँ इन गैप्स पे जहां मैंने क्रॉस लगाया। नेक्स्ट गर्ल के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज। नाउ 5 गर्ल्स कैन सिट इन 5 फैक्टोरियल वेज। बोलो, बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज द टोटल अरेंजमेंट? Therefore required arrangement is 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फॉर्चुनेटली दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स को हमें ऐसे बिठाना था ऑल्टरनेटली, और यहां पे भी ऑल्टरनेट ही आ रहा है।
लेकिन अगर यहाँ पे मैं गर्ल्स की या बॉयज़ की अगर मैं संख्या बढ़ा दूँ, उनका क्वांटिटी बढ़ा दूँ, तब आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में ये ऑल्टरनेट वाला केस नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अगर बॉयज़ या गर्ल्स में से कोई भी ज़्यादा हो गई क्वांटिटी, तब ये वाला केस नहीं बन पाएगा। तो क्लियर है, लिख लें।